जय हिंद दोस्तों, हमारे इस मैक्रो स्टडीज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान की अनुसूचियों से चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम संविधान की अनुसूचियां। तो सबसे पहले इनका थोड़ा परिचय देख लिया जाए। तो अनुसूची होती क्या है, तो इसकी एक परिभाषा जो है यहाँ पर मैंने लिखी है। किसी लेख, विवरणात्मक ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई ऐसी सूचना जिसमें कोष्टकों, स्तंभों आदि के रूप में कोई ऐसी सूचना रहती है जिसका उस लेख या ग्रंथ में साधारण उल्लेख मात्र रहता है। ओके, तो जिनका संविधान के अनुच्छेदों में कुछ साधारण उल्लेख मात्र है, उनको यहां पर स्पेशल अलग से दर्शा दी गई है। ठीक है, तो ये है संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा दोस्तों, कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रथम अनुसूची पर। कुल 12 अनुसूचियों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी भारत देश, राज्यों और जितने भी संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है उनका उल्लेख है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, अतः राज्य 29 से घटकर 28 हो गए हैं और संघ शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा है तो 2 संघ शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। अब उनकी संख्या हो गई है 9। सॉरी। नोट, संविधान के 62वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना बनाया गया था। ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये जब भी कोई नया राज्य बनेगा या किसी संघ शासित प्रदेश को कुछ और दर्जा दिया जाएगा तो उसकी सारी जानकारी अपडेट कहां पर होती है, तो प्रथम अनुसूची में। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अगर कोई नया राज्य बनता है या पुराने राज्य की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन होता है तो किस अनुसूची में संशोधन होता है, तो प्रथम अनुसूची जो है उसमें संशोधन होता है। ठीक है, तो ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय अनुसूची में है भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी जितनी भी वेतन भत्ते जितने भी अधिकारियों को मिलते हैं उन सब का उल्लेख हमें द्वितीय अनुसूची से प्राप्त होता है। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं हम। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, संसद के सदस्यों, मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, यानी द्वितीय और तृतीय अनुसूची जो है वो दोनों साथ में ही है। पहले आप सैलरी की बात करते हैं यहाँ पर और तृतीय में हम शपथ की बात करते हैं। ओके, तो ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि किन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है, तो इन 3 पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है, उनका उल्लेख पर्टिकुलर अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। और बाकी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ की जानकारी या उनका प्रारूप हमें तृतीय अनुसूची में दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, तो आप लोगों से निवेदन है जरा अच्छे से इसे देख ले एक बार। ओके, आगे बढ़ते हम। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों से होंगे, कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से होगी, तो उनकी सारी जानकारी हमें कहां से मिली है, कहां से मिलती है? चौथी अनुसूची से। यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिसमें 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित है, जिसमें सर्वाधिक सीट 31 सीट उत्तर प्रदेश की है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 11 सीटें मध्य प्रदेश को आवंटित है राज्यसभा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं वे अभी भी मुख्य सभ्यता से कटे हुए हैं। यानी उनका कुछ प्रशासन जो होता है वो खुद ही समझ पाते, खुद ही उसको डील अच्छे से कर पाते हैं। अतः उनको कुछ हद तक कुछ चीज़ों में छूट दे रखी है जो कि अन्य नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो उन सभी का उल्लेख, उन सारी छूटों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? हमें पांचवी अनुसूची में मिलता है। यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बन चुका है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो उसका आंसर आ जाएगा पांचवी अनुसूची। आगे हम छठी अनुसूची पे चर्चा करते हैं। तो छठी अनुसूची में दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी अगर ट्रिक बना के याद करें तो अत्रि मेमी, अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। अत्रि मेमी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इनके प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष अधिकार यहाँ के राज्यपाल को प्राप्त होता है, जिनका उल्लेख हमें छठी अनुसूची में दिखाई देता है। तो जैसा कि आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये असम है, ये मेघालय है, ये मणिपुर है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। ये 7 सिस्टर्स के जो इंपॉर्टेंट राज्य वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर अत्रि मेमी का उल्लेख या अत्रि मेमी के प्रशासन संबंधी उल्लेख जो है वो हमें छठी अनुसूची में प्राप्त होता है। यानी पांचवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है, और छठी अनुसूची पर्टिकुलर 4 राज्यों की बात कर रही है, अत्रि मेमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। यानी पांचवी और छठी अनुसूची भी एक जैसी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। सातवीं अनुसूची। यह अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। यानी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिखाई देता है? तो 7वीं अनुसूची में हमें दिखाई देता है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। विशेष तौर पर याद रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सबसे पहले हम संघ सूची की चर्चा करते हैं। तो संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होते समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो 98। संविधान जब लागू हुआ था तब कितने थे? तो 97। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो ये कानून सिर्फ संघ यानी कि केंद्र ही बना सकता है, केंद्र सरकार ही बना सकती, राज्य सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती। ओके, तो जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा रेलवे हुआ, बीमा हुआ। ठीक है, ये विषय हैं इसके, रेलवे, बीमा, रक्षा क्षेत्र। तो इनके अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। अब राज्य सूची पे चर्चा कर लेते हैं हम। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने पर इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में 62 विषय है। ठीक है, यानी राज्य सूची पर कानून सामान्यतः कौन बनाता है? राज्य सरकार। लेकिन जब केंद्र और राज्य में कुछ टकराव हो या राष्ट्र हित की बात हो तो ऐसी सिचुएशन में
केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो फिर राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति शून्य हो जाएगी, सारे कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। तो संविधान के लागू होने पर 66 विषय थे इसमें और वर्तमान में 62 विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम तृतीय अनुसूची यानी कि समवर्ती सूची की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन टकराव अगर होता है तो केंद्र का कानून जो रहेगा वो मान्य रहेगा, बाकी राज्य का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में अगर देखा जाए तो केंद्र को बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है और राज्यों को कुछ हद तक केंद्र के अधीन बनाया गया है। ये आलोचना में आपको लिखने में, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हम 8वीं अनुसूची की ओर। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, मतलब संविधान जब लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधनों के द्वारा 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख हुआ है बाद में। जैसे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी जो भाषा है, सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आपको ये सभी याद होना जरूरी है और खास तौर पर 92वें संविधान संशोधन जो है ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा जो ये मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को शामिल किया गया है, ये एमपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है और अक्सर पीसीएस एग्जाम्स की मेंस और प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इसे विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यानी प्रारंभ में भूमि सुधार जो कि बहुत जरूरी था उस समय, तो भूमि सुधार हेतु 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? तो भूमि सुधार के लिए इसे खास तौर पर शामिल किया गया। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इसमें जो भी विषय शामिल है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। आप सोच सकते हो कितने ज्यादा अधिनियम है। ये बहुत ही ज्यादा विवाद इस अनुसूची को लेकर रहा है। बहुत ज्यादा विवाद क्यों रहा है? तो दरअसल हुआ क्या था कि ये इसकी मूल भावना या इसको बनाई जो गई थी पवित्र भावना के साथ बनाई गई थी कि देश का हित किया जा सके, लेकिन राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा था, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की शिकार हो गई थी ये अनुसूची, और इस अनुसूची का दुरुपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा। इसमें जैसे तेलंगाना का जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी 69% आरक्षण संबंधी विधेयक भी इसी में शामिल किया गया। इसमें वो सारे विधेयक, अधिनियम, जो भी कानून थे वो शामिल कर दिए गए जो कि कोर्ट जिस पे रोक लगा रही थी, क्योंकि इस अनुसूची की यह शक्ति थी कि कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन जहां पर इस पे विवाद बढ़ने लगा तो क्या होता है, जनवरी 2007 के द्वितीय सप्ताह में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सब्बरवाल की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए व्यवस्था दी कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब सरकार एवं राजनीतिक दलों के लिए यह संभव नहीं रह गया
है कि वे कानून को 9वीं अनुसूची में डालकर अपनी राजनीतिक कृत्यों को न्यायिक समीक्षा से बचा लें। ठीक है। साथ ही कोर्ट ने 1973 के बाद इस अनुच्छेद में डाले गए सभी कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया है। अब सभी की न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यह 9वीं अनुसूची है क्या। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ये मूल रूप से भूमि सुधार या संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख इसमें किया गया था, जिसका उद्देश्य पवित्र था। इस अनुसूची में जितने भी विषय शामिल हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम शामिल है और 2007 में इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हम 10वीं अनुसूची। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रावधानों या प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सदा नहीं है, ये सदन लिखा हुआ है, सदन के सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो दल बदल जो है, दल बदल के शिकार अक्सर राजनीतिक दल हुए हैं, तो उस दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची प्रभाव में लाई गई। लेकिन यह भी अभी तक पूर्ण रूप से दल बदल पर रोक नहीं लगा पाई है, लेकिन इसने काफी हद तक रोक लगाई है। यहां पर हम देखते हैं कि पहले जो था, कोई एक पार्टी का व्यक्ति यानी भाजपा से अगर कोई चुनाव लड़ा और कांग्रेस में शामिल होना चाहता था तो वो सीधे तौर पर शामिल हो जाता था, लेकिन उसकी सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन वर्तमान में आप देखते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अगर कांग्रेस से जीता है और भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी वो हारा हुआ माना जाएगा, उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बात 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। ओके। और किसके ऊपर दल बदल संबंधी जो भी रहेंगे, ठीक है, दल बदल अधिनियम लागू होगा या नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष या सदन का सभापति। ठीक है। राष्ट्रपति नहीं करता। यही क्वेश्चन एग्जाम में बने था कि इसका दल बदल का जो रहेगा, निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा? तो सदन का अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा। आगे बढ़ते हम 11वीं अनुसूची में। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी पंचायती राज संबंधी प्रावधान जो थे वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़े गए संविधान में, और उनको कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यही एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों को 29 विषय, और शहर जो रहेंगे, जो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पूरी 12 अनुसूचियों पर विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम अगले वीडियो में संविधान की अगली कड़ी के रूप में नया लेक्चर लाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।